नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम के तौर पर भी जाना जाता है, वो जब से सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद से, जब से उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर में उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, उनमें एक अलग ही जोश और एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइव हिंदुस्तान ने भी ये वीडियो आपको दिखाया था जब शनिवार को सार्वजनिक तौर पे अली खामनेई एक कार्यक्रम में नजर आए थे। तेहरान में शिया मुस्लिम कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी आशुरा के एक समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। पारंपरिक काले कपड़े पहने हुए अली खामनेई जब नजर आए थे पहली बार, जब हॉल में दाखिल हुए थे, तो वहां मौजूद जो भीड़ थी, जो लोग थे, उनका उत्साह देखते ही बनता था। भीड़ ने खूब नारे लगाए थे और खामनेई ने भी उनका अभिवादन किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। लाइव हिंदुस्तान ने सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बहरहाल, जब से अली खामनेई सार्वजनिक तौर पर फिर से नजर आए हैं, एक्टिव नजर आए हैं, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान अब अपनी रणनीति को लेकर और आक्रामक होने जा रहा है। जी हाँ, अली खामनेई ने सार्वजनिक जो मौजूदगी दर्ज कराई है, उसको ईरान की आक्रामकता से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो ये कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसे लेकर कोई बड़ा फैसला इस रूप में कर सकता है कि वो उसको आगे बढ़ाने का काम जरूरी नहीं है कि अपने देश यानी ईरान में ही करे। हो सकता है कि वो अपने किसी मित्र देश यानी किसी दूसरे देश में इसे शुरू कर दे। कौन से हो सकते हैं वो देश? इनमें सबसे पहला नाम तो रूस का ही है। जाहिर है, रूस सबसे करीबी दोस्त है ईरान का और इसके पहले रूस खुले तौर पर ये ऑफर भी दे चुका है। इसके अलावा चाइना और नॉर्थ कोरिया भी एक विकल्प हैं जिन्हें ईरान चुन सकता है अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। इससे ये खतरा कम हो जाएगा कि अगर इजराइल या अमेरिका ईरान में उस जगह को लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर से हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा वो लगातार धमकी भी देते रहते हैं। तो उससे बचने का एक तरीका ईरान अपना सकता है कि अपने किसी मित्र देश की मदद से या अपने मित्र देश में इस परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाए। रूस और नॉर्थ कोरिया तो सार्वजनिक तौर पे ये भी कह चुके हैं कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो दोनों देश ईरान की पूरी मदद करने को तैयार हैं। और जाहिर तौर पे अगर इन देशों में जाकर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो न तो इजराइल न अमेरिका इन देशों पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर सकते हैं, तो सुरक्षित तौर पर ईरान इस पे आगे बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ा फैसला हो सकता है जिसको लेके कयास लगाए जा रहे हैं और यही शायद वजह है कि इजराइल में जो बौखलाहट है अब वो और बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल भी इस बात को जानता है। ये बात साबित हो चुकी है अलग अलग सोर्सेस से कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस मंशा को लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया था, अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की थी, इसके अलावा इजराइल लगातार हमले कर रहा था, उसका जो मूल मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो भी ईरान ने वहां से हटा दिया था और इसके अलावा इजराइल को पलटवार करते हुए ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया, उसके बाद तो इजराइल की और भी किरकिरी हुई, फजीहत हुई और यही वजह है कि इजराइल अब खूब बौखलाया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान अब तो ये फैसला भी कर चुका है कि वो IAEA को अपने यहाँ एंट्री नहीं देगा। उसके अध्यक्ष पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईरान उसे इजराइल का एजेंट तक करार दे चुका है। और आपको बताएं कि सबसे बड़ा झटका अगर ये होगा किसी के लिए तो जाहिर तौर पे इजराइल और अमेरिका के लिए ही होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से
जो हालात बदले हैं, ईरान की एक जो स्वीकार्यता है इस युद्ध के बाद जिस तरीके से बढ़ी है, और कुछ यूरोपीय देशों की सहानुभूति भी ईरान के साथ अब देखने को मिल रही है, ऐसे में ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। इसके अलावा एक और जो कयास लगाया जा रहा है, एक और जो सोर्सेज हमारे में बता रहे हैं, वो ये कि ईरान इस बार पहल भी कर सकता है। अगर उसे इस बात का अंदेशा होगा कि इजराइल कोई बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, ऐसे में अगर वो कोई आक्रामक कदम उठाते हैं और उसकी भनक ईरान को पहले लग जाती है, तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार पहल ईरान की तरफ से हो जाए। और अपनी संप्रभुता को लेकर, अपने देश की सुरक्षा को लेकर ईरान कितना अग्रेसिव है वो ये बात पहले भी बता चुका है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके इजराइल के तमाम शहरों को दहलाकर वो अपनी ताकत का मुजाहिरा भी कर चुका है। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि आने वाले वक्त में चीज़ें किस करवट बैठती हैं और क्या एक बार फिर से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान सबसे पहले दिखाता है, आगे भी दिखाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन गाजा के साथ जंग अभी भी जारी है। लगातार चल रही इस जंग में इजराइल के हजारों सैनिक जुटे हुए हैं और अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा में तैनात खड़े हैं। लेकिन छुट्टी नहीं मिलने से अब इन सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, बल्कि ये लोग अब अपनी ही सरकार के खिलाफ भी लामबंद होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली कफीर ब्रिगेड के सैकड़ों फौजी जो पिछले 2 सालों से लगातार लड़ाई में शामिल रहे, अपनी अंतिम छुट्टी से वंचित कर दिए गए हैं। उन्हें शारीरिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इन सैनिकों ने कहा कि गैर लड़ाकू और रिजर्व सैनिकों को छुट्टी दी जा रही है, जबकि उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। यही उन्हें भेदभाव का प्रमाण लगता है। इजरायली काफिर ब्रिगेड के दर्जनों पैदल सैनिकों ने अंतिम छुट्टी रद्द होने के मामले में आईडीएफ प्रमुख से अपील की है। इजरायली सैनिकों ने कहा कि पिछले 2 सालों में उन्हें युद्ध से दूर रहने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सैनिकों को अन्य सैनिकों के विपरीत छुट्टी से पहले अंतिम छुट्टी छोड़ने का आदेश दिया गया। लड़ाकू सैनिकों ने गैर लड़ाकू और आरक्षित सैनिकों की तुलना में भेदभाव का आरोप लगाया है। आईडीएफ सैनिकों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रहे हैं।